The civil service notification is there, and we are going to be talking about all the important points that you have to take care of. Hello everybody, a very warm welcome to all of you. This is me, Vani Mehra, the founder of Vani Academy, and I welcome you all to Vani Academy today. यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2021 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कल, दैट इज 4 मार्च को ये नोटिफिकेशन आया है। आप सबको मैं बताना चाहूंगी जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको अपने ध्यान में रखनी है कि जो लास्ट डेट है इस एग्जाम की एप्लीकेशन की रिसीप्ट की वो रहेगी 24 मार्च 2021 24 मार्च को, यानी कि आज से कुल बकुल आप कह सकते हो 19 दिन तक आपके पास ये नोटिफिकेशन है। दिस वीडियो इज पुटिंग लाइव ऑन 5th of March, so that is why 24th of March 2021 is the last date. आप लोगों को कुछ चीजें इंश्योर करनी है कि क्या आप इस एग्जाम को फिल करने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज में अभी आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ सारे के सारे। एट द सेम टाइम आपको ये भी समझने की जरूरत है कि आप इस एग्जाम के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। अगर आप यूपीएससी के अंदर नए हैं, नई तरह से पहली बार नोटिफिकेशन देख रहे हैं या गवर्नमेंट एग्जाम की पहली नोटिफिकेशन देख रहे हैं, तब भी यह वीडियो आपके बहुत काम की है। हाउ टू अप्लाई वी विल फिगर इट आउट, और साथ ही साथ में लास्ट डेट क्या है वो मैंने आपको बता दी है। गाइस एक और बात आपको मैं बता दूं कि ये प्रीलिम्स की स्पेशली प्रीलिम्स फिल करने के लिए नोटिफिकेशन जारी की गई है। तो प्रीलिम्स का एक ऐसा स्टेज है जिसके अंदर नेगेटिव मार्किंग की जाती है रॉन्ग आंसर्स के लिए। तो हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि प्रीलिम्स के अंदर किस तरह से यूपीएससी मार्किंग स्ट्रैटेजी रखती है। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आपको किसे कांटेक्ट करना है? मुझे नहीं, आपको कांटेक्ट करना है यूपीएससी को। अगर आपका यूपीएससी फॉर्म में कोई भी आपकी गलती, एरर, कोई भी चीज जो आप गलत लिख देते हैं, बाई चांस मिस आउट कर देते हैं, तो आप यूपीएससी के गाइडलाइंस के अंदर दिए हुए फैसिलिटेशन काउंटर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये काउंटर आपको यूपीएससी के काउंटर नियर गेट नंबर सी जो दिल्ली में है वहां मिल जाएगा, यूपीएससी के ऑफिस के वहां। अगर आप नहीं जा सकते हैं, ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, तो आप उनके टेलीफोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उन्होंने बकायदा 3 नंबर दे रखे हैं और जो वर्किंग डेज है उसके अंदर सुबह 10 से 5 के बीच में आप कॉल लगा सकते हैं। ऐसा बहुत बार होता है कि एस्पिरेंट फॉर्म फिल करते वक्त कभी अपना नाम या कभी अपनी कैटेगरी, कई बार बहुत ही कम चांसेस बट कई बार मुश्किल से ऐसा होता है कि गलती से वो कुछ गलत अपलोड कर देते हैं। क्योंकि ये आप बाद में नहीं चेंज कर सकते, इसीलिए आपको शायद हेल्प की जरूरत पड़े, तो इन नंबर्स वगैरह को नोट डाउन कर लीजिए। और फिर हम बात करते हैं मोबाइल फोन बैन। एब्सोल्युटली एग्जामिनेशन हॉल में मोबाइल फोन बिल्कुल भी अलाउड नहीं है यूपीएससी के अंदर। तो कुछ जनरल गाइडलाइंस है वो भी हम बात करेंगे कि क्या इंस्ट्रक्शंस है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है हमारी कॉन्वर्सेशन का, वो है कि यूपीएससी ने कितनी जॉब्स निकाली हैं। जैसे कि आप जानते हैं इंडिया में यंगेस्ट पॉपुलेशन है और बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी। तो जॉब वैकेंसी की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसीज टू बी फिल्ड थ्रू द एग्जाम इज एक्सपेक्टेड टू बी अप्रोक्सीमेटली 712। और जो सेंटर्स है सिविल सर्विसेज के, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के सेंटर्स की लिस्ट दी गई है। आप अपने आसपास का एरिया, कोई पास की सिटी जो आपको लगता है आपके पास या आपके ही सिटी में अगर सेंटर है तो आप उस सेंटर को प्रेफर कर सकते हैं। और सिविल सर्विस मेंस के भी सेंटर्स दे रखे हैं। मेंस एग्जामिनेशन में मेंस का प्रोसीजर थोड़ा लंबा होता है, काफी सारा दिन आपको लगते हैं, 9 एग्जाम्स होते हैं। तो आपको वो सेंटर भरना चाहिए जो आपके लिए इकोनॉमिकल हो, जहां आप जाके स्टे कर सकते हो, कोई रिलेटिव्स की जगह, आपकी अपनी स्टेट जो भी है, ताकि आपका वहां पे स्टे करना, आराम से एग्जाम के बाद वापस आना, अगले दिन फिर जाना, वो सारा हसल ना रहे और आप बहुत कंफर्टेबली अपना मेंस दे सके। प्लीज हैव अ फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव फॉर दैट। सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ। अब हम ओरिजिनल नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे सो दैट हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। कौन सी कैटेगरी को कितनी रिजर्वेशन है, किस कैटेगरी की कितनी सीट्स है, कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है, क्या एज लिमिट है, लास्ट डेट क्या है, ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन से है, कौन सी लैंग्वेज में पेपर दे सकते हैं, पेपर कौन सी भाषा में आता है, क्या आपकी एज उतनी एलिजिबल है इस एग्जाम को लिखने के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो लेट मी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट टू यू पीपल नाउ। सारे कैंडिडेट्स, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, सब लोगों को यूपीएससी रिक्वेस्ट करती है
कि वो इस नोटिस ऑफ नोटिफिकेशन को या नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखते हुए अपने एग्जाम को फिल करें। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेगा इस एग्जाम के लिए उसे एलिजिबिलिटी कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। अगर वो कंडीशंस फुलफिल नहीं है तो अगर आप प्रीलिम्स क्रैक कर भी लेते हैं तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। तो एक और बात बता दूं मैं आपको कि आपका यूपीएससी का जो एडमिट कार्ड होता है, जो आपको एग्जाम में कैरी करना होता है, वो आपको ई एडमिट कार्ड में फॉर्मेट में मिलता है। मतलब जो भी आप अपनी ईमेल आईडी भरेंगे, जो भी आप अपनी डिटेल्स दे, फोन नंबर, वो वर्किंग होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। ट्राई कीजिए कि आपकी ऑफिशियल ईमेल आईडी, आपकी जो वर्किंग ईमेल आईडी है जिसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाए, वो आप लोग उसे इस्तेमाल करें इन द फिलिंग ऑफ द फॉर्म। क्योंकि बाद में अगर आप सोचो यूपीएससी आपके घर पे एडमिट कार्ड भेजेगी, तो ऐसा नहीं होता। अप्लाई करने के लिए आप ऑनलाइन वेबसाइट upsconline.nic.in, ये वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस को एक बार फिर से पढ़ सकते हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रोसीजर इस आपके लिंक के ऊपर दे रखा है, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी कार्ड आपका बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है इस फॉर्म फिलिंग का। तो मेक श्योर कि आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी फोटो आईडी कार्ड जो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किया है, उसे आपको अटैच करना है अपने फॉर्म के साथ। इस डिटेल्स जो होगी इस फोटो आईडी कार्ड की, दे विल हैव टू बी प्रोवाइडेड बाय कैंडिडेट व्हाइल फिलिंग अप द ऑनलाइन फॉर्म। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड नंबर आपको वहां मेंशन करना पड़ेगा। मेक श्योर आपका जो भी आप आईडी कार्ड देते हैं उसमें आपका नाम अपडेटेड है प्रॉपरली, और एट द सेम टाइम आपका एड्रेस अपडेटेड है, आपकी फोटोग्राफ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि बचपन की फोटो है वो वाला आपने दे दिया। सो मेक श्योर अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, और ये आपको लास्ट स्टेज तक काम आने वाला है। एक और बात है कि अगर बाई चांस आप अपनी विड्रॉ करना चाहते हैं एप्लीकेशन, तो द candidates who do not want to appear for civil service prelims, in this regard instructions are mentioned in appendix 2B of this examination notice। उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। लास्ट डेट को याद रखिए 24 मार्च टिल 6 PM। ऐसा नहीं आपके पास बहुत टाइम है, 6 बजे तक ही समय है आपके पास, रात के 11-12 बजे तक नहीं है। तो 24 मार्च टिल 6 PM you have the time to fill this particular form। क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर मतलब प्रीलिम्स की नोटिफिकेशन है, तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट है। ये बात आप ध्यान रखिए कि ये पेपर ऐसा नहीं है कि आप चले गए और एग्जाम देके आ गए, इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो आप मेक श्योर कीजिए कि आपकी पढ़ाई और प्रिपरेशन इस लेवल की है कि आप इस एग्जाम को फिल करना चाहते हैं कि नहीं, वो डिसीजन आप बहुत सोच समझ के लें। और फैसिलिटेशन काउंटर की डिटेल्स मैंने आपको पहले भी दी है, आप फिर से देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जहां आप टेलीफोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल फोन्स, पेजर, स्मार्ट वॉचेस, पेन ड्राइव्स, कैमरा, ब्लूटूथ डिवाइसेस, ये सब कुछ बैन होता है व्हाइल यू गो फॉर द सिविल सर्विस एग्जाम। और अगर आप इस सब के साथ पकड़े जाते हो तो देयर कैन बी पेनल्टी, पनिशमेंट, और प्रॉब्ली दे डोंट लेट यू सिट इन द एग्जाम अगेन। So make sure कि you don't carry any of fancy things in the examination hall, because ये सब allowed नहीं है। At the same time कोई भी costly item venue पे लेके जाना भी allowed नहीं है, या allowed की बात भी हम कह सकते हैं, it should not be taken, क्योंकि अगर कुछ गुम गया है तो कोई भी उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये बात आपको समझने की जरूरत है कि एग्जाम है कब, when is the exam। The exam is going to be conducted on 27th of June 2021, which is going to be a Sunday. So make sure you understand कि संडे का दिन होने वाला है। 27 जून को पेपर होगा, और पेपर 2 पार्ट्स में होता है। सुबह होगा GS 1 और शाम को होता है आपका GS पेपर 2। इन सारी सर्विसेज के लिए आप अप्लाई करेंगे अगर आप इस फॉर्म को भरते हैं। IAS, IFS, IPS, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, सिविल अकाउंट सर्विस, कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, ये सारी सर्विसेज दे रखी है। प्लीज एक बार इसे ध्यान से देखिएगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगी जितनी हो सके विमेन कैंडिडेट्स को इंकरेज किया जा रहा है कि आप इस फॉर्म को भरे, लाइक यूपीएससी से कि गवर्नमेंट स्ट्राइव्स टू हैव वर्कफोर्स व्हिच रिफ्लेक्ट जेंडर बैलेंस एंड विमेन कैंडिडेट्स आर encouraged to apply. So I would request all the females to apply for the exam if you are eligible, and so that you can also test your knowledge.
नंबर ऑफ वैकेंसीज है 712, जो इंक्लूड करती है 22 वैकेंसीज रिजर्व फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी। जस्ट अ सेकंड एवरीबॉडी। इसका मतलब ये हो गया कि 6 वैकेंसीज ब्लाइंडनेस, पहला ब्लाइंडनेस इन लो विजन के लिए 6 वैकेंसीज, 5 वैकेंसीज फॉर ब्लाइंडनेस इन लो विजन, 6 वैकेंसीज फॉर डेफ and hard of hearing, 6 vacancies for locomotor disability including cerebral palsy, dwarfism, then leprosy cured, acid attack victim and muscular dystrophy, and 5 vacancies for multiple disabilities from amongst persons under clauses A to C including deaf blindness. जो final number of vacancies है that can also go under a change, getting firm number of vacancies from cadre controlling authorities. जो रिजर्वेशन है दैट विल बी मेड फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू डिफरेंट कैटेगरीज, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ वैकेंसीज एज दे मे बी फिक्स बाय द गवर्नमेंट। अगर हम गवर्नमेंट डिसीजन की बात करें फॉर इंक्रीजिंग द एक्सेस ऑफ अनएम्प्लॉयड टू जॉब अपॉर्चुनिटी, तो गवर्नमेंट ने एक चीज डिसाइड किया कि जो लोग यूपीएससी के इंटरव्यू स्टेज तक जाते हैं, obtained the marks that they obtain in their mains examination or in the interview personality test, यूपीएससी उनकी नेम की लिस्ट निकालती है। वो इसीलिए किया जा रहा है सो दैट पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स में उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भरे। तो इसीलिए गाइज अगर आप यूपीएससी का मेंस देते हैं तो आपका नेम की लिस्ट आएगी, उसमें आपका नाम होगा। इट कैन ऑल्सो एनकरेज जॉब अपॉर्चुनिटीज इन अदर सेक्टर्स, सो यस यू ऑल्सो हैव फर्दर फ्यूचर पॉसिबिलिटी of getting good jobs after you appear in mains or interview level. Centers of Civil Service Prelims Examination ये properly mention है, आप अपने अपनी स्टेट के हिसाब से देख सकते हैं। जो बच्चे दिल्ली में है वो दिल्ली भर सकते हैं, जो आगरा में है वो आगरा भर सकते हैं, आगरा के आसपास के लोग अजमेर भर सकते हैं, जो लोग जो राजस्थान के आसपास, जयपुर के आसपास है, अहमदाबाद है, ऐजवाल है, अलीगढ़ है, आनंदपुर, औरंगाबाद, बैंगलोर है, बरेली, भोपाल, बिलासपुर, आप देख सकते हैं अल्फाबेटिकली अरेंज्ड है। प्लीज चेकआउट कीजिए आपकी स्टेट के आसपास कौन सा एरिया पड़ता है। और मेंस एग्जामिनेशन का सेंटर अलग होता है, इसे भी बहुत केयरफुली चूज कीजिएगा। जैसे पंजाब में मोस्टली जितने भी लोग होंगे उनके पास चंडीगढ़ का ऑप्शन है, और जब आप बात करते हैं बाकी लोग दिल्ली भी भरते हैं, बहुत सारे लोग पटना, बहुत सारे लोग शिलोंग, शिमला, इट टोटली डिपेंड्स। प्लीज चेकआउट कीजिए आपके लिए कौन सा सेंटर रहेगा। और सेंटर एलोकेशन का बहुत सीधा कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट। अगर आपने सेंटर अभी अप्लाई किया है और आपका यूपीएससी के बाद नोटिफिकेशन, आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया, तो जिसने पहले अप्लाई किया उसको पहले सेंटर मिल जाएगा। इसके अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन या कोई चीज नहीं की जाती। जितनी जल्दी आप अप्लाई करेंगे उतनी जल्दी आपको अपनी मनपसंद सेंटर मिल सकता है, वरना सेंटर चेंज भी हो सकता है। जैसे कुछ बच्चे लुधियाना और चंडीगढ़ भरते हैं पंजाब में, बट कई बार अगर लुधियाना के सेंटर फुल हो जाए तो हो सकता है चंडीगढ़ सेंटर बन जाए, या चंडीगढ़ के सेंटर फुल हो जाए तो लुधियाना बन जाए। इट्स जस्ट एन एग्जांपल। सिविल सर्विस 3 भागों में होता है। पहले होता है आपका प्रीलिम्स, फिर होती है आपकी मुख्य परीक्षा जो है मेंस, और फिर आपका इंटरव्यू। ये तीनों स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, बट ये एप्लीकेशन फॉर्म प्रीलिम्स के लिए है। मेंस एग्जामिनेशन के लिए आपको फिर से अप्लाई करना पड़ता है ऑनलाइन, और सबमिट करना पड़ता है अपना ऑनलाइन डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद स्कैन डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स इन सपोर्ट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी से आप SC ST OBC, क्योंकि प्री के स्टेज में अभी आप ये सब सर्टिफिकेट एड ऑन नहीं करेंगे, बट आपको मेंस के टाइम ये सब चीज एड ऑन करनी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन विद रिक्वायर्ड एग्जामिनेशन फी ऑल्सो। अगर आप कोई भी डिटेल फॉर्म डाफ को फिल करने में कोई गलती कर देते हैं तो बाद में आपका वो फॉर्म कैंडिडेट जो है कैंसिल कर दिया जाएगा, रीजन बीइंग क्योंकि आपकी तरफ से वो डिले हुआ है। जो डाफ होता है बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू ऑफ द एग्जामिनेशन काम आता है, और जनरली जो भी आप अपने डाफ में भरते हैं उसी से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और बात मैं आपको बता देती हूँ, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो है डाफ 2 आपका होगा। अ कैंडिडेट विल ऑल्सो बी रिक्वायर्ड टू अपलोड डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट फॉर हायर एजुकेशन, अचीवमेंट इन डिफरेंट फील्ड, सर्विस एक्सपीरियंस अगर आपने कोई किया है, ओबीसी एन एक्सटर, ईडब्ल्यूएस एन एक्सटर फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ओनली। एनी डिले इन सबमिशन ऑफ डाफ 2 और डॉक्यूमेंट सपोर्ट बियॉन्ड प्रिस्क्राइब डेट विल नॉट बी अलाउड एंड विल लीड टू कैंसिलेशन। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है कि पहला डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म आपका जाएगा जब आप मेंस के लिए अप्लाई करेंगे डाफ 1,
दूसरा डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जाएगा जब आप मेंस क्लियर कर लेंगे अपने इंटरव्यू के लिए, जिसमें आप अपनी सारी डिटेल्स भरेंगे, जिससे आपको इंटरव्यू के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर मैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात करूं तो सिर्फ इंडियन नेशनल्स ही नहीं, मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया के अलावा अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, अ सब्जेक्ट ऑफ भूटान, अ तिब्बतन रिफ्यूजी who came over to India before 1st Jan 1962 with the intention of permanently settling in India, or a person of India origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, United Republic of Tanzania, Zambia, Malawi, Zaire, Ethiopia and Vietnam with the intention of permanently settling in India, ये सब eligible है, provided that the candidate belonging to these category B, C, D, E shall be a person in whose favor, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपनी मर्जी से बोल रहे हो, गवर्नमेंट का एक इशूड आपके पास एलिजिबिलिटी वो भी है, डॉक्यूमेंट भी है, सर्टिफिकेट भी है, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ पीपल आर ऑल्सो अपेयरिंग जो शायद इंडिया से बाहर है, इंडियन सिटीजन है, एनआरआईज है, इंडियन सिटीजन है, बट वो भी इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस एग्जाम को लिख रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। सो प्लीज कंसिडर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एज लिमिट की बात करूं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 21 साल से 32 साल तक कोई भी इंसान इस एग्जाम को दे सकता है जनरल कैटेगरी में। 21 years must not have been attained the age of 32 years on the 1st of August 2021। जैसे 1st August 2021 को इस साल आप कम से कम 21 साल के हो चुके होने चाहिए। द कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2nd August 1989। आप 2nd August 1989 से पहले आपका बर्थ नहीं हुआ होना चाहिए, नॉट लेटर देन 1st August 2000। अगर आप 1st August 2000 के बाद पैदा हुए हैं तब भी आपका ये कंसिडर नहीं किया जाएगा। आई गिव यू वेरी गुड एग्जाम्पल, माई कजन ब्रदर, ही इज बॉर्न ऑन 18th August 2000, 18 अगस्त 2000 को उसका बर्थडे होता है, तो इसका मतलब वो इस एग्जाम के लिए भी एलिजिबल नहीं है, ठीक है ना। नॉट अर्लियर देन 2nd August 1989। अगर आप कोई भी पर्सन बॉर्न है 1st August 1989 को तो वो भी एलिजिबल नहीं है। ये आपको एग्जाम्पल समझ आ गया होगा। अपर एज लिमिट जो है वो रिलैक्स्ड है कुछ कैटेगरीज के लिए, जैसे 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है इफ अ कैंडिडेट बिलोंग्स टू शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब, 5 ईयर्स। 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया उनको जो अदर बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं। 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है डिफेंस सर्विस पर्सोनल्स को, डिसेबल्ड इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलिटीज विद एनी फॉरेन कंट्री और इन डिस्टर्ब्ड एरिया। और उसके बाद मैक्सिमम 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है इंक्लूडिंग द एक्स सर्विसमैन ऑफिसर्स, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स ऑल्सो। आपको मैं बता देती हूँ कि कम से कम 10 साल का रिलैक्सेशन है उन कैंडिडेट्स के लिए, द पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी, चाहे उसमें ब्लाइंडनेस आए, लो विजन, डेफ एंड हार्ड ऑफ हेयरिंग, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, सेरेब्रल पाल्सी, लेप्रेसी एक्सेट्रा। ये सारा का सारा पीडीएफ हाईलाइटेड आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे विच इज t.me/vaniacademy, और उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो मैं आपको एज रिलैक्सेशन का टेबल दिखा देती हूँ, इट विल बी वेरी इजी। उससे पहले मैं ये भी बता दूं कि जो मिनिमम क्राइटेरिया है एजुकेशन का वो आपका होता है ग्रेजुएशन। जो डेट ऑफ बर्थ है, बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि मैम हमारा डेट ऑफ बर्थ जो है वो कहाँ से काउंट होगा, मेरा डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड पे कोई कहता अलग है और मेरे 10th बोर्ड में अलग है। तो डेट ऑफ बर्थ एक्सेप्ट किया जाएगा कमीशन के द्वारा जो आपके मैट्रिकुलेशन या सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के अंदर दिया गया है, आपके 12th में या 10th स्टैंडर्ड में, और एक सर्टिफिकेट जो रिकॉग्नाइज किया गया बाय इंडियन यूनिवर्सिटी एज ए इक्विवेलेंट टू मैट्रिकुलेशन। तो ये आपका बनेगा एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, जो सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ डेट ऑफ बर्थ इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड बाय कैंडिडेट ओनली एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर मेंस एग्जामिनेशन। मतलब अगर आप अपना आधार कार्ड दे रहे हैं और आपका मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट है तो आपका डेट ऑफ बर्थ दोनों में सेम होना चाहिए, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है, आपका है ग्रेजुएशन। बट इस पॉइंट को मैं क्लियर कर देती हूँ, बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये डाउट हर साल रहता है। जिन बच्चों ने अपेयर किया है प्रीलिम्स के स्टेज के लिए, फॉर पासिंग ऑफ विच वुड रेंडर देम एजुकेशनली क्वालिफाइड फॉर कमीशन एग्जाम but have not been informed of the result, is also the candidate who intend to appear at such a qualifying exam will be eligible for admission to the prelims।
अगर अभी आपका रिजल्ट नहीं आया तो आप प्रीलिम्स के लिए अपेयर कर सकते हो। जैसे आप ग्रेजुएशन के लास्ट सेमेस्टर में हो, आपके अभी उसका रिजल्ट नहीं आया तो प्री के लिए आप देने के लिए एलिजिबल हो। बट एक बात का ध्यान रखिए, जब आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा और आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा और डिक्लेयर क्वालिफाइड फॉर मेंस, प्री आपका क्लियर हो गया, आप मेंस देने जा रहे हैं, उस टाइम पे आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा पासिंग द रिक्विजिट क्वालिफाइंग एग्जाम अलोंग विद देयर एप्लीकेशन डिटेल फॉर्म 1 डाफ 1। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप मेंस का पेपर देने जा रहे हैं, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए और उसका आपके पास प्रूफ, जो मार्कशीट है ग्रेजुएशन की, वो होनी चाहिए। दिस इज टू बी वेरी वेरी क्लियर। ये जो प्रूफ है ऑफ पासिंग द रिक्विजिट क्वालिफाइंग एग्जाम should be dated earlier than the due date, closing date of the detailed application form 1 of mains examination। इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि अगर सोचिए कि आपका डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म 1 की डेट है लेट्स से 10th ऑफ सितंबर, मैं एग्जाम्पल लेकर चल रही हूँ फॉर एन एग्जाम्पल। तो जो बच्चा 10 सितंबर पे फॉर्म भर रहा है अपना, उसके पास अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर नहीं है देन यू आर नॉट एलिजिबल, एज सिंपल एज दैट, इट्स फिनिश्ड। यहीं पे इस चीज को समझ लीजिए। जनरल कैटेगरी के पास 6 अटेम्प्ट है और मैक्सिमम एज लिमिट है 32 ईयर्स। बाकी कैटेगरीज के पास अनलिमिटेड अटेम्प्ट, फॉर एग्जांपल एससी एसटी के पास अनलिमिटेड, ओबीसी के पास 9 और पीडब्ल्यूबीडी के पास है 9 फॉर जीएल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी एंड अनलिमिटेड फॉर एससीज एंड एसटी। ये बात ध्यान में रखिएगा, नंबर ऑफ अटेम्प्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये नहीं है कि अगर आपके पास बहुत सारे अटेम्प्ट है तो आप अपने अटेम्प्ट को वेस्ट करें। मैं ये बात बहुत क्लियरली बताना चाहती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत सारे अटेम्प्ट है फॉर एग्जांपल, तो हम सोचते हैं कि हाँ हम साल भर साल यूपीएससी का अटेम्प्ट देते जाएं, आपकी क्रेडिबिलिटी भी तो डाउन होती है। सोचो आपने पहला अटेम्प्ट प्रीलिम्स का ऐसे ही दे दिया, दूसरा साल बिना पढ़े दे दिया, तीसरा साल दे दिया, तो यूपीएससी इंटरव्यू में आपसे पूछेगी कि आप पिछले 4 साल से क्या कर रहे हैं या 5 साल से क्या कर रहे हैं। तो आप इस चीज को समझिए कि आप जब भी अटेम्प्ट दें, मेक श्योर यू आर फुली प्रिपेयर्ड फॉर इट। और फालतू में आप, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ये आई डोंट थिंक सो इस बारे में कोई कम्युनिकेट करता है, बट आप लोगों को अपना अटेम्प्ट वाइजली चूज करके देना चाहिए। कॉलेज से बच्चे उठते ही सीधा यूपीएससी का पेपर देने चले जाते हैं। ऑब्वियसली अगर आप नहीं कर पाते तो आप डिमोटिवेटेड भी फील करते हैं। एक्सपीरियंस लेने के लिए आप मॉक टेस्ट को देख सकते हैं, बट मेरे हिसाब से बीइंग अ टीचर आई वुड ऑलवेज रेकमेंड कि अगर आप लोग यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, because that's your first exam and you're sitting for the first UPSC examination. Might as well आप एक साल तैयारी करके, अगर आपके पास अगले साल जाने का मौका है कि नेक्स्ट ईयर आप अटेम्प्ट दे सकते हैं, आपके पास चांस है और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है, तो आप डेफिनेटली आप इस चीज को सोच के अटेम्प्ट दें। that should be a consideration. I feel as a teacher I'm guiding you, all of you, for this. Now this is very important to understand कि अगर कोई पर्टिकुलर कैंडिडेट, रिस्ट्रिक्शन किस पे अप्लाइंग फॉर द एग्जाम में, जो पर्टिकुलर पर्सन आईएएस या इंडियन फॉरेन सर्विस में ऑलरेडी सर्विस दे रहा है, वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है। दे डोंट हैव टू फिल द एग्जामिनेशन फॉर 2021। जो इंडियन पुलिस सर्विस में है, बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ एन अर्लियर एग्जाम एंड कंटिन्यूज टू बी अ मेंबर ऑफ द सर्विस, दे आर ऑल्सो नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर द एग्जाम अगेन। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड फीस कितनी है। देखिए, फीमेल्स, एससी एसटी, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स, उनको सबको एग्जेम्पशन है, दे हैव टू पे नो फीस। बाकी सबको फीस पे करनी है 100 रुपीज। आप बैंक के थ्रू भी पे कर सकते हो, क्रेडिट डेबिट कार्ड, कैसे भी। 24 मार्च 6 PM तक आप लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी है। और पे बाय कैश मोड विल बी डीएक्टिवेटेड एट 11:59 PM ऑन 23 मार्च। तो ये डेट भी ध्यान में रखिए अगर कैश पेमेंट करना चाहते हैं तो। अगर पेमेंट डिटेल्स हैव नॉट बीन रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक, they will be treated as fictitious payment, and a list of all such applications shall be made available on commission website within 2 weeks after the last date of submission of online application. This you need to understand. कई बार पेमेंट नहीं होती है तो उस चीज को कैसे करेंगे। अगर फी आपने एक बार दे दी तो वो नॉन रिफंडेबल है। जिन बच्चों ने 2020 का अटेम्प्ट दिया है और मेंस का अभी एग्जाम के लिए वो वेट कर रहे हैं, रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। Candidates admitted to main examination will be required to pay a further fees of ₹200। तो मेंस को अप्लाई करने में 200 रुपए की फीस आपको फिर से फिल करनी है। मैं फिर से बता दूं आपको, upsconline.nic.in पे जाके अप्लाई करना है फॉर योर प्रीलिम्स।
ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसके बारे में बात करना चाहूंगी। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट है, तो मैं इसे बहुत कंसिडरेशन में लेकर इसे डिटेल में डिस्कस करना चाहूंगी। जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी है, ब्लाइंडनेस, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, both arm affected BA and cerebral palsy will be provided the facility of a scribe, जो आपके लिए पेपर लिखे if desired by the person, अगर आपको चाहिए तो। in case अगर by chance आपको स्क्राइब चाहिए जो आपका खुद का हो, देन स्क्राइब विल बी अलाउड टू सच कैंडिडेट ऑन प्रोडक्शन ऑफ अ सर्टिफिकेट टू द इफेक्ट दैट वो पर्टिकुलर पर्सन हैज अ फिजिकल लिमिटेशन टू राइट। आप नहीं लिख सकते हो इसलिए स्क्राइब चाहिए। एंड स्क्राइब इज एसेंशियल टू राइट एग्जामिनेशन ऑन बिहाफ फ्रॉम द चीफ मेडिकल ऑफिसर, चीफ सर्जन और मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अ हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन। अगर ये सर्टिफाई करेंगे कि हाँ इस पर्टिकुलर पर्सन को स्क्राइब की जरूरत है, तभी आपको स्क्राइब मिलेगा। The candidate also have discretion of opting for his or her own scribe or request the commission for the same. इस केस में क्या होता है, details of scribe that is whether own or the commissions and details of scribe in case candidates are bringing their own scribe will be sought at the time of filling the application form online itself. Suitable provisions in the form have already been made. जो क्वालिफिकेशन है ऑफ द कमीशन स्क्राइब एज वेल एज ओन स्क्राइब विल नॉट बी मोर देन द मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया ऑफ एग्जाम। तो क्वालिफिकेशन ऑफ द स्क्राइब शुड ऑलवेज बी मैट्रिकुलेट और अबव, या मैट्रिकुलेट या उससे ऊपर, इतनी मिनिमम क्वालिफिकेशन उस स्क्राइब की भी होनी चाहिए। सो यू टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स गाइज प्लीज। ये हाईलाइटेड सारे सेक्शन को पढ़िए। कोई भी डाउट है तो प्लीज रीच आउट टू मी, कहीं पे भी आपको डाउट लगता है तो। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। कोई भी तरह का ब्राइब, प्रेशर, इलीगल ग्रेटिफिकेशन यूपीएससी नहीं सपोर्ट करती है। ब्लैकमेलिंग, प्रोक्योरिंग इन पर्सनेशन। सो प्लीज अंडरस्टैंड कि अगर आपको ऐसा कोई भी केस पकड़ा जाता है जहां यूपीएससी को लगता है कि आप अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना चाहते हैं या किसी तरह से इन पर्सनिफाई करना चाहते हैं, तो यू शैल ऑल्सो बी लाइबल फॉर पनिशमेंट और वट एवर स्टेप्स कैन बी टेकन बाय देम। Please read this section carefully and don't forget the last date 24th March till 6 PM. Also guys, e-admit card आपको भेजा जाएगा which you have to download yourself. Before 3 weeks of the examination, the e-admit card is released. So make sure you download it and you carry it in a printed format to the examination hall. Prelims का एग्जाम सिर्फ एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसके मार्क्स आपके प्रॉपर जो मेन आपका स्कोर आता है उसमें नहीं ऐड होता। तो अगर आप प्रीलिम्स क्रैक करते हैं तो उसके बाद आप मेंस और इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होते हैं। रिजर्वेशन अगेंस्ट वैकेंसी फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, आई थिंक आई हैव टॉक्ड अबाउट इट। इसके बारे में ये सारी डिटेल्स दे रखे। यू कैन रीड दिस टेबल ऑल्सो विच टॉक्स अबाउट द फिजिकल रिक्वायरमेंट एंड फंक्शनल क्लासिफिकेशन कैन फॉर एग्जाम्पल बी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग। यू कैन सी दिस टेबल वेरी केयरफुली। और रिजर्वेशन अवेल कैसे करनी है, कम्युनिटी रिजर्वेशन, ओबीसी या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इन सबके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज भी बहुत क्लियरली दे रखे हैं। आई हैव हाइलाइटेड ऑल ऑफ दिस। ये मैं टेलीग्राम पे पूरा डॉक्यूमेंट भेज दूंगी, हाइलाइशन जो हाईलाइटेड है सारा। अगर आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन को विड्रॉ करना चाहते हैं तो 31 मार्च 2021 से 6 अप्रैल 2021 टिल 6 PM, आफ्टर विच द लिंक विल बी डिसेबल्ड, आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन को विड्रॉ भी कर सकते हैं। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कंप्राइज करता है सक्सेसिव स्टेजेस। पहला है हमारा प्रीलिम्स, फिर है हमारा मेंस और फिर है फॉलोड बाय इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट फॉर द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स। प्रीलिम्स कैरीज 400 मार्क्स का एग्जाम जिसमें आपका होता है GS1 और GS2। GS1 is for 200, GS2 is for 200 marks. Number of candidates to be admitted to civil service mains will be about 12 to 13 times the total approximate number of vacancies. इसका मतलब अगर 712 वैकेंसीज है तो इसका 12 टाइम्स वो बच्चे होंगे जिन्हें मेंस में यूपीएससी एडमिट करेगी। तो ये यूपीएससी ने ऑलरेडी बता रखा है। जो यूपीएससी का जीएस पेपर 2 है, CSAT जिसे हम बहुत फेमसली जानते हैं, जिसमें मैथ्स, एप्टीट्यूड, रीजनिंग ये सब कुछ आता है, ये अब क्वालिफाइंग हो चुका है। मतलब आपको सिर्फ 33% मार्क्स चाहिए, मतलब 66 मार्क्स लेकर आप इसे क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप GS2 में, CSAT में उसे क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप GS1 में चाहे 190 नंबर ले आए 200 में से, इट डजंट मेक अ सेंस। सो यू नीड टू क्वालिफाई दिस पेपर इन ऑर्डर टू ऑल्सो गेट थ्रू योर प्रीलिम स्टेज। तो GS1 में आपके मार्क्स आने चाहिए कट ऑफ को क्लियर करने के लिए,
और GS2 जो CSAT है उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 66 आपको चाहिए। मैं ये चीज बताना चाहूंगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि मैम हमारा पेपर चेक ही नहीं होगा, मतलब पहले CSAT चेक होगा फिर हमारा चेक होगा, ये वाला नहीं, ये आपकी गलती है। मैं आपको क्लियरली बताना चाहूँ, अगर आपका पहला पेपर है GS1 का, वो भी आपका चेक होता है, और GS2, क्योंकि आपके पास फाइनल जो मार्कशीट है वो आती है, मार्क्स की जो आपकी शीट होती है वो सबके लिए रिलीज होती है। जब पूरा रिजल्ट यूपीएससी का निकल आएगा तो आप सबको अपने अपने प्री और मेंस के मार्क्स का वो प्रॉपर लिस्ट मिलेगा, दैट यू आर नॉट रिकमेंडेड फॉर मेंस, ऐसे करके। तो इस चीज को इंश्योर कीजिए कि GS पेपर 1 और GS पेपर 2 दोनों चेक होंगे, ताकि कैंडिडेट को पता रहे कि अगले साल उसको कहाँ मेहनत करनी है। बट अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हो अपना CSAT, तो आपके GS1 के जितने मर्जी मार्क्स है, डजेंट मैटर। बट अगर आपको कट ऑफ क्लियर करना है, जैसे 116 कट ऑफ है जनरल कैटेगरी का, तो GS1 के अंदर 116 से ऊपर नंबर होंगे तभी आप कट ऑफ क्लियर करोगे। दिस इज एज सिंपल एज दैट। प्रीलिम्स के स्टेज में नेगेटिव मार्किंग है, दैट इज 0.33% मार्क्स असाइन टू दैट क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड एज अ पेनाल्टी। अगर आप गलत क्वेश्चन करते हो तो उसके 0.33 मार्क्स भी कटेंगे। मेंस एग्जामिनेशन में कुल 9 पेपर होते हैं आपके। कन्वेंशनल ऐसे टाइप पेपर होते हैं इन द सब्जेक्ट सेट आउट इन सबसेक्शन बी, और सेक्शन 2 ऑफ विच 2 पेपर्स विल बी ऑफ क्वालिफाइंग इन नेचर। एक होता है इंग्लिश का और एक होता है आपका लैंग्वेज का। लैंग्वेज का मतलब ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, उसमें से कोई भी लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो लैंग्वेज पेपर के लिए, और ये मेंस के और इंटरव्यू के मार्क्स काउंट करके आपका फाइनल रैंक आता है। So candidates who obtain such minimum qualifying marks in written part of the civil service main as may be fixed by commission at their discretion shall be summoned by them for an interview personality test. इंटरव्यू जो है वो आपका टोटल 275 मार्क्स का होता है। तो गाइज ये डिस्ट्रीब्यूशन है प्रीलिम्स की। पेपर GS1 एंड GS2 विच इज फॉर 33% क्वालिफाइंग, एंड देन यू हैव मेंस के अंदर क्वालिफाइंग पेपर्स है। पेपर A है आपका one of the Indian language to be selected by candidate from the language included in the 8th schedule of the constitution, जिसके अंदर 22 languages है। पेपर B होता है इंग्लिश का, ये भी 300 मार्क्स है, ये दोनों क्वालिफाइंग पेपर्स है। ऐसे का पेपर है पेपर 1 ऐसे, दिस इज फॉर 250 मार्क्स। ये मार्क्स काउंट किए जाते हैं आपके फाइनल रैंक को डिसाइड करने वक्त। GS1 जिसमें आता है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी फॉर 250 मार्क्स। GS2 में गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड IR फॉर 250 मार्क्स। GS3 में आपके टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट फॉर 250 मार्क्स। GS4 में एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड फॉर 250 मार्क्स। एंड देन यू हैव ऑप्शनल। ऑप्शनल आपका एक सब्जेक्ट होता है, जैसे सोशियोलॉजी है तो उसके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। उसका पूरा सिलेबस इसी नोटिफिकेशन में दे रखा है सारे ऑप्शनल्स का। तो पेपर 1 होगा 250 मार्क्स का और पेपर 2 होगा 250 मार्क्स का, विच मेक्स अ ग्रैंड टोटल ऑफ 1750 मार्क्स, और पर्सनैलिटी टेस्ट इज फॉर 275, मेकिंग अ ग्रैंड टोटल ऑफ 2025 मार्क्स, जिसका आपका फाइनल जो है कट ऑफ इसमें से डिसाइड होता है। रैंक जब आपका आता है वो इसमें से आता है। अब मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगी, ये डाउट भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को रहता है, मैम कौन सी लैंग्वेज में पेपर लिखे हैं। हम लिख सकते हैं हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं, पंजाबी में लिख सकते हैं, एक्सेट्रा। द पेपर्स ऑन इंडियन लैंग्वेजेस एंड इंग्लिश पेपर A and B विल बी ऑफ मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड, ठीक है, वो इतना डिफिकल्ट नहीं होता और एक क्वालिफाइंग नेचर का होगा। सो द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन दीज पेपर्स विल नॉट बी काउंटेड फॉर रैंकिंग, काउंट नहीं होंगे बट क्वालिफाइंग स्टेज है ये। अगर हम बात करें इवैल्यूएशन ऑफ पेपर्स की, जैसे एसे, जनरल स्टडीज एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स would be done simultaneously along with evaluation of the qualifying papers of Indian language and English. ये इकट्ठे इवैल्यूएट होगा, ऐसा नहीं होगा कि आपने लैंग्वेज का पेपर दे दिया और लैंग्वेज का पेपर आपने उसमें मार्क्स नहीं आए आपके तो मेंस के पेपर नहीं चेक होंगे, ये सारे इकट्ठे चेक होंगे। Candidates will be taken cognizance who attain 25% marks in Indian language and 25% in English. तो 300 में से 25% मार्क्स चाहिए आपको, मतलब 300 का 25%. So how much it is? 75 मार्क्स अगर आपके आ जाते हैं तो यू आर एबल टू जस्ट क्वालिफाई दिस पर्टिकुलर स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है। दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू मेक श्योर ऑफ कि दोनों के अंदर आपके कम से कम इतने तो आ ही रहे हैं। एम आई क्लियर? नाउ
The paper A on Indian language will not, however, be compulsory for candidates hailing from the states. पेपर ए किन के लिए कंपल्सरी नहीं है? जो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम से है, इनके लिए कंपल्सरी नहीं है. पेपर ए ऑन इंडियन लैंग्वेज विल नॉट हाउएवर बी कंपल्सरी फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ओनली हियरिंग इम्पेयरमेंट सब कैटेगरी, उनके लिए भी कंपल्सरी नहीं है, provided that they have been granted this exemption from second and third language courses by the concerned education board or university. जो मार्क्स है that will be obtained by candidates for paper 1 to 7 essay से लेकर आपके ऑप्शनल तक only will be counted for merit ranking. Commission will have discretion to fix the qualifying marks in any of all of these papers. हो सकता है कमीशन उनमें हर पेपर में क्वालिफाइंग मार्क्स को रख दे, तो वो उनके पास डिस्क्रिशन है. अगर आप लैंग्वेज या मीडियम में कंफ्यूज है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपकी लैंग्वेज है और ये स्क्रिप्ट है आपकी. जैसे अगर आप हिंदी में लिखते हो तो हिंदी में देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर आपको लिखना पड़ेगा पेपर. अगर आप पंजाबी में लिखते हो तो गुरमुखी स्क्रिप्ट के अंदर आपको लिखना पड़ेगा. अगर आप मैथिली में लिखते हो तो देवनागरी. संथाली लैंग्वेज क्वेश्चन पेपर विल बी प्रिंटेड इन देवनागरी स्क्रिप्ट बट कैंडिडेट्स विल बी फ्री टू आंसर आइदर इन देवनागरी स्क्रिप्ट और इन ऑलचिकी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर मेंस एग्जामिनेशन. आप देख सकते हैं आपके पास बहुत बड़ी लिस्ट है, आप चूज कर सकते हैं आराम से कि आपको कौन सा ऑप्शनल चूज करना है. ठीक है, वेट अ मिनट. यस, 26 ऑप्शनल है आपके पास. आप अपनी फील्ड ग्रेजुएशन के एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो आपको इंटरेस्ट है उसके हिसाब से, जरूरी नहीं है कि जो ग्रेजुएशन में किया वही. बहुत सारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होते हैं जो PSIR और सोशियोलॉजी ऑप्शनल लेते हैं, तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं. और आप देख सकते हैं लिटरेचर के ऑप्शन भी आपके पास, लिटरेचर ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस. कई लोग लिटरेचर ऑप्शनल लेना चाहते हैं, वो भी ले सकते हैं. असामीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू एंड इंग्लिश, कोई भी. एक और चीज अंडरस्टैंड कीजिए कि ईच पेपर विल बी ऑफ 3 मार्क्स. जो मेंस के एग्जाम में 3 घंटे का पेपर होता है और क्वेश्चन पेपर फॉर एग्जामिनेशन विल बी कन्वेंशनल एसे टाइप. कैंडिडेट्स विल हैव द ऑप्शन टू आंसर ऑल द क्वेश्चन पेपर्स एक्सेप्ट द क्वालिफाइंग लैंग्वेज पेपर्स A and B in any one of the language included in the 8th schedule. ठीक है ना, आप सारे के सारे क्वेश्चन पेपर्स लैंग्वेज पेपर को छोड़ के किसी भी लैंग्वेज के अंदर अटेम्प्ट कर सकते हैं जो आपकी 8th शेड्यूल के अंदर मेंशन है. Notwithstanding this, the candidate will have the choice to write optional papers in English. Also, if candidate opt to write paper 1 to 5 except the qualifying papers B, A and B and paper B in any of the language included in 8th schedule. अगर आप ऑप्शनल को सिर्फ इंग्लिश में लिखना चाहते हैं और बाकी पेपर्स को आप दूसरे लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो आप वो भी ऑप्ट कर सकते हैं. लैंग्वेज क्वालिफाइंग पेपर्स को निकाल के मैं बोल रही हूँ. You also have the option to answer papers in any of the languages included in 8th schedule of India mentioned above, may, if they so desire, give English version within brackets of only description. जैसे अगर मैं हिंदी में पेपर लिख रही हूँ तो कुछ डिस्क्राइब करने के लिए बीच में मैं एक एक इंग्लिश वर्ड लिख सकती हूँ, बट डजंट मीन कि पूरा पेपर मेरा बाइलिंगुअल हो गया इंग्लिश एंड हिंदी. तो इसमें यूपीएससी नेगेटिव मार्किंग भी कर सकती है. डिडक्शन विल बी मेड ऑन दिस अकाउंट. तो यहाँ पॉइंट आता है कि क्या मेंस में नेगेटिव मार्किंग होती है? यस, ऐसे केसेस में होती है. अगर आप कोई ऐसे मार्क्स, ऐसे साइन, अपना कोई मेंस एग्जामिनेशन में एक वो छोड़ने की कोशिश करते हैं एक तरह से अपनी आइडेंटिटी के बारे में, तब भी यूपीएससी नेगेटिव मार्किंग कर सकती है. द क्वेश्चन पेपर्स अदर देन लिटरेचर ऑफ लैंग्वेज पेपर्स विल बी सेट इन हिंदी एंड इंग्लिश ओनली. सो ये चीज आप प्लीज ध्यान में रखिएगा. गाइज, जनरल इंस्ट्रक्शन प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस की क्या है कि कैंडिडेट मस्ट राइट द पेपर इन देयर ओन हैंड और किसी भी सर्कमस्टांसेस में नहीं. दे विल बी अलाउड टू हेल्प टू a scribe to write the answers for them unless and until the scribe is being assigned or recommended by the UPSC. अगर वो फाइनल हो चुका है सिर्फ तब. बाकी कमीशन के पास डिस्क्रिशन है टू फिक्स क्वालिफाइंग मार्क्स इन एनी और ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ एग्जाम. इफ अ कैंडिडेट हैंडराइटिंग इज नॉट इजीली लेजिबल, तब भी नेगेटिव मार्किंग हो सकती है. मार्क्स विल नॉट बी अलॉटेड फॉर मेयर सुपरफिशियल नॉलेज. ऐसा नहीं आप कुछ भी लिखा है तो आपको मार्क्स मिलेंगे. यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी जरूरी है. इंटरव्यू बोर्ड जो है वो लास्ट इंटरव्यू स्टेज होता है. उसका जो मेन पर्सपेक्टिव है यूपीएससी कहती है कि वो ये है कि आपने अपनी करियर में क्या किया है
और आपके क्वेश्चंस जो होते हैं दे आर इन जनरल इंटरेस्ट. सो ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरव्यू इज टू एक्सेस द पर्सनैलिटी सुटेबल फॉर द कैंडिडेट फॉर अ करियर इन पब्लिक सर्विस बाय अ बोर्ड ऑफ कॉम्पिटेंट एंड अनबायस्ड ऑब्जर्वर्स. तो वो देखना चाहते हैं कि कितना आप एलिजिबल हो एज अ पर्सनैलिटी, क्योंकि मेंस में तो आपने अपनी नॉलेज का तो दिखाई दिया कि आपको कितनी नॉलेज है, बट इंटरव्यू में दे विल बी एबल टू फिगर आउट व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट यू हैव. प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस दे रखा है इसी नोटिफिकेशन में. पेपर 1 200 मार्क्स, पेपर 2 200 मार्क्स, ड्यूरेशन 2 आवर्स. आप देख सकते हो पूरा सिलेबस दे रखा है, और साथ ही साथ मेंस एग्जामिनेशन के बारे में भी सारा मेंशन है. क्वालिफाइंग पेपर का सिलेबस, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, आप ये सारा सिलेबस प्लीज रट्टा मारिए. जिन बच्चों को 2022-23 कभी भी एग्जाम देना है, मेक श्योर कि आप इस सबको रट्टा मार रहे हैं. बिकॉज अगर आपको सिलेबस नहीं आता तो ना ही आप करंट अफेयर पढ़ पाते अच्छे से, ना ही आप टॉपिक्स को अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं. आपको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि आपको पढ़ना क्या है. पेपर 6 और पेपर 7 आपको ऑप्शनल का है. ऑप्शनल आपका 2 भागों में होता है, पेपर 1, पेपर 2. तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लूंगी सोशियोलॉजी का, बिकॉज आई एम अ सोशियोलॉजी ऑप्शनल टीचर. तो आई टेल यू पीपल की सोशियोलॉजी के अंदर किस तरह से पेपर में ऑप्शनल डिवाइड किया जाता है. तो दोनों ऑप्शन के पेपर 250 मार्क्स के, इसका मतलब 500 मार्क्स का ऑप्शनल है. और अगर आपने अभी तक ऑप्शनल तैयार नहीं किया तो यू आर नॉट रेडी फॉर 2021 का एग्जाम. ये भी मैं बता दूं, अगर आपने एक बार भी पढ़ा ही नहीं है, आपको पहली बात ये पता ही नहीं है कि आप ऑप्शनल क्या लेने वाले हैं, तो आप अभी 2021 के लिए रेडी नहीं है. ये एज अ टीचर मैं आपको थोड़ा सजेशन देना चाहूंगी. अब ज्योग्राफी भी बहुत सारे बच्चे लेते हैं. दे एंजॉय रीडिंग ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल. आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग. हिस्ट्री, आप लोग हिस्ट्री ले सकते हैं. PSIR बहुत सारे बच्चे लेते हैं. लैंग्वेज का ऑप्शनल भी है आपके पास, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं कि आपकी अगर कोई भी पर्टिकुलर लैंग्वेज है उसका लिटरेचर का ऑप्शन आप लेना चाहते हो तो आप वो भी ले सकते हैं. इकोनॉमिक्स आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आई थिंक मैंने बहुत स्पीड अप कर दिया है. एनीवेज ऑप्शनल पेपर 1 और पेपर 2 पूरा सिलेबस आपको यहाँ दे रखा है. मेक श्योर कि आप अपने अपने जो भी ऑप्शनल आपको चूज करना है, पहले आप एक बार उसका सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखें. बिना जानकारी के किसी के कहे पे या किसी ने बोल दिया कि इसमें बहुत अच्छे नंबर आते हैं, तो ये सब चीज़ों पे बिलीव मत करें. प्लीज़ बिलीव व्हाट यू नो, व्हाट यू अंडरस्टैंड. ये सब चीज़ें अपने ध्यान में रखने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा. मोस्ट प्रोबेबली तो यहीं पे होना चाहिए. आई थिंक आई हैव स्किप्ड द पेजेस बिकॉज आई एम रनिंग टू फास्ट एंड दिस इज अ वेरी बिग नोटिफिकेशन. सो we'll figure it out later. एंथ्रोपोलॉजी के पास सोशियोलॉजी होगा, पेपर 2. ठीक है. एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी का सिलेबस ना काफ़ी पास पास है, ये बात मैं आपको बता देती हूँ. बहुत सारे बच्चे एंथ्रोपोलॉजी भी लेते हैं ऑप्शनल, उनको लगता है एंथ्रो इजी है, तो आप अपना ऑप्शन चूज कर सकते हैं. साइंस बैकग्राउंड के बच्चों के लिए भी बहुत ऑप्शंस है. जो नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से बच्चे रहे हैं, मैथमेटिक्स ऑप्शनल में बहुत फेमस हो गया आजकल, तो आप अपने हिसाब से अपने ऑप्शन को चूज कर सकते हैं विच एवर यू फील लाइक. नाउ जैसे इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है काफ़ी वास्ट है, बहुत अच्छा है, बिकॉज आप इकोनॉमिक्स GS3 में भी करते हैं, ज्योग्राफी GS1 में करते हैं. तो बहुत सारे बच्चे ये भी सोचते हैं कि ऑप्शनल के साथ हमारा एक GS का सब्जेक्ट भी हो जाएगा, तो इस सोच से भी बहुत सारे बच्चे बहुत ऑप्शनल्स अपने चूज करते हैं. तो येस डेफिनेटली आप अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपनी रीडिंग कैपेसिटी,
क्योंकि ऑप्शनल में आपको बहुत नॉलेज की जरूरत है, बिकॉज यू आर पेयरिंग फॉर 500 मार्क्स, सो यू नीड टू नो। लॉ जो कर रहे हैं बच्चे वो लॉ ऑप्शनल भी ले सकते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी वेल डिफाइंड। फिर लैंग्वेज के ऑप्शंस भी है यहाँ पे, तो आप ये सारा एक्चुअली डाटा चेक कर सकते हैं, और इसके बाद आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। पूरे ऑप्शनल्स और उनके सिलेबस सब कुछ इसी नोटिफिकेशन में दे रखा है, सो दैट आप एक बार पहले अच्छे से देख लें कि आपको करना क्या है, व्हाट डू यू वांट टू डू एंड हाउ डू यू वांट टू डू इट। ठीक है ना? वेट अ मिनट, ऑल राइट। बाकी गाइज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यूपीएससी की नोटिफिकेशन जब आप फिल कर रहे हैं, आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, जैसे अपने कुछ डाटा और इन्फॉर्मेशन गलत मत लिखें, ये गलतियां मत कीजिए, छोटी छोटी गलतियां होती है बट डोंट डू इट। मेक श्योर कि आप बहुत अच्छे से पढ़ के सब चीज़ों को कर रहे हैं, और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। डोंट हेजिटेट टू आस्क इफ यू आर स्टक एनीवेयर। बहुत सारे बच्चों को रजिस्ट्रेशन फॉर्म 1 फिल करने में दिक्कत आ रही है, उसका कारण यह है कि बहुत सारे बच्चे फॉर्म फिल कर रहे होंगे इस टाइम पे, तो थोड़ी देर वेबसाइट को छोड़ दे। अवॉइड रीफिलिंग योर फॉर्म। यस, सोशियोलॉजी ऑप्शनल फाइनली हैज कम। तो जैसे आप देख सकते हैं देयर आर 10 टॉपिक्स इन पेपर 1, बट हर टॉपिक का सब टॉपिक होता है, और ये जितना सिलेबस दिखता है इतना सिलेबस नहीं है। द सिलेबस इज क्वाइट वास्ट, बट येस डेफिनेटली आई विल बी कवरिंग इट विद यू पीपल। अगर आप चाहते हैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल की क्लासेस लेना डिटेल में, इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड कि आपको कोई ऑप्शनल कवर करना है सोशियोलॉजी कंप्लीटली, you can reach out to me on my WhatsApp number which is in the description, 62838, and the further number is given in the description. Guys, go through it. I'm not telling the number right now. Go through the number, WhatsApp me if you want to prepare for sociology optional like from scratch, then I can give you the classes for that also. सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है, अगर आपको फॉर्म विड्रॉ करना है तो 31 मार्च से 6 अप्रैल तक डेट है आपके पास। आप अपना वैलिड ईमेल आईडी और अपना फोन नंबर दीजिए ताकि ओटीपी आपको सही जगह पे आए। द रिक्वेस्ट फॉर जनरेटिंग ओटीपी विल बी गिवन टू यू ऑन योर मोबाइल फोन इफ यू वांट टू विड्रॉ योर एप्लीकेशन फॉर्म। और आप प्लीज सारे इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़िएगा। एक बात मैं बता दूं, यूपीएससी के प्रीलिम्स में आपको ओएमआर शीट दी जाती है जिसमें आपको ऐसे आंसर को मार्क करना होता है, लाइक दिस, यू हैव टू फिल द पेपर। सो प्लीज अंडरस्टैंड कि किस तरह से एग्जाम होगा, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं लाइक दिस। इस तरह से प्रीलिम्स में आंसर्स को मार्क किया जाता है, ओएमआर शीट कहते हैं इसे। अगर आपको ओएमआर शीट भी चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो आप मुझे बता सकते हैं। बाकी गाइज ये सारी चीजें आपको दे रखी है यहाँ पे। ऑल द सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन इन एन एग्जामिनेशन टू राइट, ये आपको यहाँ दे रखा है सर्टिफिकेट, इसे देख लीजिएगा। चीफ मेडिकल ऑफिसर के सिग्नेचर्स चाहिए होंगे, या सिविल सर्जन के, या मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ अ गवर्नमेंट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे यूपीएससी ने स्पेलिंग गलत कर दिया। एंड लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग ओन स्क्राइब, अगर आप अपना स्क्राइब लेके जाना चाहते हैं तो ये लेटर ऑफ अंडरटेकिंग है, इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और द सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट विद डिसेबिलिटी, ये सारी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। इफ यू हैव एनी डाउट्स रीच आउट टू मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल ऑफ वानी मेहरा। यू कैन राइट डाउन अ ईमेल टू मी, अगर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप मुझे ईमेल में मेंशन कर सकते हो, vanicademy@gmail.com। मेरा व्हाट्सएप का नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां पूछ सकते हो। ये सारे लिंक्स, हाईलाइटेड पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ये पूरी हाईलाइटेड पीडीएफ, ताकि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप ध्यान में रखें। एट द सेम टाइम आप लोगों को टेलीग्राम चैनल अभी ज्वाइन करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्लीज शेयर दिस वीडियो सो दैट यू कैन स्प्रेड मास अवेयरनेस विद रिस्पेक्ट टू हाउ टू फिल द इंटायर एग्जाम। Thank you so much guys, I hope you like this video. This is me Vani Mehra. Please watch out our daily news analysis happening every day on Vani Academy. रोज सुबह वीडियो आती है DNA की, आप वो देखिए। And if you want more videos you can let us know. Thank you, take care, all the best. God bless you all and do fill your forms before time.